हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल वर्ल्ड मार्केट बाय अनूप। तेरा क्या होगा निफ्टी सीरीज़ के अंदर हम बात करते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। इस सीरीज़ पे हम बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिकल न्यूज़ की, बॉन्ड मार्केट की, करेंसी की, कमोडिटी मार्केट की, वर्ल्ड के और इंडिया के स्टॉक मार्केट की। दोस्तों, मेरा नाम यूसुफ रहमान हल्लारी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में वर्ल्ड मार्केट बाय आनूर के अंदर। आपका कमेंट, आपका सजेशन, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मेरे वीडियो के बारे में या किसी क्वेरीज है आपकी, उसके बारे में आपको कुछ भी कम्युनिकेट मुझसे करना है तो कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर छोड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फेसबुक के ऊपर पेज है। इसके ऊपर एवरी मॉर्निंग मैं बहुत सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिकल न्यूज़ में क्या हो रहा है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इंडियन मार्केट के अंदर, वॉल स्ट्रीट में क्या हुआ, करेंसी मार्केट में, ऑयल मार्केट में क्या हुआ, इंडिया के अंदर कौन से इम्पोर्टेंस न्यूज़ है या कौन से इम्पोर्टेंट रिजल्ट आए हैं या आने वाले हैं, एफएफआई ने क्या किया, डीआई ने क्या किया। एवरी मॉर्निंग में ये इसको अपलोड करता हूँ। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, जहाँ जिससे कि आपको डे टू डे एक्टिविटी का पता चलता रहे। वीडियो तो जब मेरे पास टाइम होता है या फ्री होता हूँ तभी ही मैं बनाता हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि क्या इकोनॉमिकल न्यूज़ आए हैं जो इंडियन की और इंटरनेशनल मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो एक दो डाटा आया है। एक तो आया है यूएसए होम सेल्स, न्यू होम सेल्स का डाटा आया है एंड एज यू कैन सी ये करके नीचे आ गया है, ठीक है ना। तो ये 5-6 मंथ के लो के ऊपर चालू है। दूसरा, एक इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि 2 दिन के अंदर या 2 दिन में अभी फेड की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चालू है। फेड की जो मीटिंग चालू है उसके अंदर क्या होने वाला है, दे आर गोइंग टू टेक ए डिसीजन ऑन द टेपरिंग एंड प्लस द टेपरिंग और क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इसके ऊपर वो लोग एक मीटिंग लेने वाले हैं। तो ये सब डाटा जो है वो उसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आज रिस्क ऑन हो रहा है, रिस्क ऑफ हो रहा है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड मार्केट। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे बॉन्ड मार्केट की। इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है यूएसए मार्केट के अंदर। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को आप देखेंगे कि 1.7 से वो घटते घटते 1.30 पे आ गया है। जर्मनी का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड कोलैप्स हो गया है, यूके का कोलैप्स हो गया है, जापान का कोलैप्स हो गया है और चाइना का देखिए 3 रुपये 30 पैसे से घटते घटते वो 2 रुपया 90 पैसे पे आ गया। ये 10 ईयर यील्ड है और ये 1 ईयर यील्ड है। 1 ईयर कोलैप्स हो गया है बिना ऑफिशियली डिक्लेयर किए। 1% चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट काट डाला है, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। वर्ल्ड ओवर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि ये सभी कंट्री के, यूएसए, जर्मनी, यूके, जापान, चाइना, इस क्वार्टर में, इस मंथ के अंदर सबके इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, लेकिन इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहा है। जो गवर्नमेंट का 10 ईयर बॉन्ड का ऑक्शन हुआ, उसमें ऑक्शन हुआ 10 ईयर बॉन्ड का गवर्नमेंट का 6 रुपया और 14 पैसे में। अभी तक लास्ट मंथ तक आरबीआई इसको 6 रुपये के ऊपर, 6% के ऊपर ऑक्शन अलाउड नहीं कर रही थी, लेकिन अभी 6 रुपया और 14 पैसे में ऑक्शन हुआ है। क्या ये बताता है कि इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट बॉटम आउट हो गए हैं, ये देखने का रहेगा। अभी ये देखेंगे यहाँ पे, ये इंडोनेशिया है, मैक्सिको, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील। तो एक ब्राज़ील को छोड़ के, ब्राज़ील और इंडिया को छोड़ के सभी जगह पे इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। अभी क्या ये बताता है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो समबडी इज़ बाइंग बॉन्ड्स। अगर इन्फ्लेशन इतना हाई है, अगर आप इन्फ्लेशन को देखेंगे, ये है इन्फ्लेशन, ये WPI है,
और ये सीपीआई है। सभी कंट्री के जो इन्फ्लेशन है वो टॉप के ऊपर है। इतना हाई इन्फ्लेशन होने के बाद खाली एक चाइना को छोड़ के, चाइना में इन्फ्लेशन कम दिखा रहा है, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 4% से भागते भागते 6% को क्रॉस कर दिया है। इतना हाई इन्फ्लेशन होने के बाद ये इंटरेस्ट रेट क्यों कम हो रहे हैं, वो भी एक सोचने का मुद्दा है। बॉन्ड बाइंग होने से लोग ये समझ रहे हैं, या लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिस्क ऑफ हो रहा है, शायद ये रिस्क ऑफ हो रहा है। अभी हम कंजम्पशन की जैसे बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू होम सेल्स डाउन, कार ट्रक सेल्स डाउन, है ना। तो ये सब कंजम्पशन जो है वो कम हो रहा है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया कि यूएसए के अंदर एक सर्वे आया जिसके अंदर उसने बताया कि यूएसए की जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कूल डाउन हो रही है। शायद इसके लिए भी मार्केट एक टॉप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। यूके के अंदर, यूरो के अंदर, जापान के अंदर सब जगह पे जो बिजनेस एक्टिविटी का सर्वे है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, ऐसा लगता है। तो ये थी बॉन्ड मार्केट। अब बॉन्ड मार्केट के बाद हम बात करते हैं करेंसी मार्केट के ऊपर। दोस्तों ये है हमारा करेंसी मार्केट। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। एज यू कैन सी डॉलर इंडेक्स ने 2 बार 90 के ऊपर, 2 या 3 बार 90 के ऊपर एक सपोर्ट लिया है और वो 93 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। क्या ये 93 को क्रॉस करेगा? इसका एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो अभी 2 दिन के बाद FOMC का कमेंट्री आएगा उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर 93 के आसपास ये रहता है या 93 को क्रॉस करता है, ये इंडियन और स्पेशली जो इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ है उनके लिए एक चैलेंज पैदा कर सकता है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ये है डॉलर अगेंस्ट इमर्जिंग मार्केट करेंसी। वहाँ पे भी उसने बॉटम बना लिया, 1 बार 2 बार 3 बार ये बॉटम बन चुका है। क्या ये भागेगा? अगर हम चाइना को देखें, चाइना की करेंसी को देखें तो चाइना की करेंसी 6 रुपये 8 आने के नीचे रह रही है। अगर ये 6 रुपये 8 आने के ऊपर जाती है, जैसे कि आज वो ट्राई कर रही है, ये भी एक इमर्जिंग मार्केट को एक थ्रेट क्रिएट कर सकता है। चाइना की जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। जब हम स्टॉक मार्केट के सेक्शन पे आते हैं तो हम बात करेंगे इन सब का इफ़ेक्ट हमारी करेंसी के ऊपर क्या पड़ रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है। तो ये जो हमारी करेंसी है, ये हमारी करेंसी है। 1 बार 2 बार 3 बार उसने 70 to 50 के ऊपर सपोर्ट लिया है और 75 का वो रेसिस्टेंस बना रहा है। 75 के ऊपर अगर डॉलर जाता है तो ये हमारे जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसके लिए एक चैलेंज क्रिएट कर सकती है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे, अगर हम देखेंगे ये इतनी सारी करेंसी के आपको यहाँ पे प्राइजेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि ऑन ईयर टू ईयर बेसिस सभी जगह पे 6%, 4%, 4%, ताइवान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट के अंदर डॉलर जो है वो बहुत वीक बताता है। मैक्सिको के सामने तो डॉलर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 13% डाउन है, लेकिन टर्की के सामने 25% प्लस है क्योंकि टर्की के अंदर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हो गया ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर। लेकिन इस महीने के अंदर आप देखेंगे तो डॉलर सबके सामने स्ट्रॉन्ग है। ये एक इमर्जिंग मार्केट को थ्रेट क्रिएट कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि ब्राज़ील के सामने 4% ऊपर है, ओके, 4% ऊपर है। अभी अगर आप इसको यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं कि इंडिया के सामने अभी भी डॉलर इतना बड़ा नहीं है। ये INR का स्ट्रॉन्गनेस बताता है, लेकिन गिरा भी तो नहीं था। जब सबके सामने 6%, 4% वो गिरा है तो हमारे सामने वो गिरा भी नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि USD INR पैर जो है वो बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही स्टेबल है। डेवलप मार्केट करेंसी के सामने अगर आप देखते हैं तो डॉलर कितना वीक है। पाउंड जो है वो सबसे बेस्ट करेंसी है डॉलर के सामने। ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर उसने 10% की बढ़त हासिल की है। 10%, पाउंड का 10% बढ़ जाना
ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन अगेन अगर आप यहाँ पे देखते हैं मंथली बेसिस के ऊपर, तो सभी डेवलपिंग मार्केट की करेंसी वीक है और डॉलर स्ट्रांग है। वही चीज़ आपको यहाँ पे मैंने चार्ट के फॉर्म में बताया कि ये डॉलर का जो स्ट्रांगनेस है ये कहाँ से आ रहा है, डॉलर का स्ट्रांगनेस कहाँ से आ रहा है। अगर हम डॉलर मार्केट को देखें या डॉलर या करेंसी मार्केट को देखें, हम इजीली ये बोल सकते हैं कि ये जो डॉलर के अंदर स्ट्रांगनेस है, डॉलर्स के अंदर एक जो फर्मनेस हो गया है, क्या ये एक वजह है कि इमर्जिंग मार्केट जो है ये अंडर परफॉर्म कर रही है यूएसए मार्केट को। हम जब स्टॉक मार्केट के सेक्शन पे आएंगे तभी इसको देखने की या समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम चलते हैं कमोडिटी मार्केट पे कि कमोडिटी मार्केट में क्या हो रहा है। दोस्तों ये है हमारी कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट के अंदर एक गैसोलीन इन्फ्लेशन से, बॉन्ड मार्केट से, इंटरेस्ट रेट डेफिनेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप देखेंगे कि जो गैसोलीन का जो चार्ट है वो किस तरीके से वन वे रैली उसके अंदर बता रहा है। ये है गैसोलीन का चार्ट। अब वर्ल्ड ओवर गैसोलीन बढ़ेगा तो इंडिया में भी जो इसका इंपोर्ट होता है क्रूड का वो भी बढ़ेगा। ये है रीबार। अभी आप रीबार जो आयरन है, लोखंड का जो भाव है, आप देखिए कि लोखंड का जो भाव है एक शार्प फॉल आया था, अगेन उसको मार्केट को संभाल लिया और उसके अंदर एक रिकवरी बता रहा है। ये है कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक का कॉम्बिनेशन। ये टॉप नहीं तोड़ रहा है, ये टॉप नहीं तोड़ रहा है, इसके अंदर एक रिबाउंड हो रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा जाके उसको ईयर ऑन टू ईयर बेसिस पे देखते हैं तो गैसोलीन का जो प्राइस है वो ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर 90% प्लस है और मंथली बेसिस पे क्या हो रहा है 2% प्लस है। अगर आप देखेंगे कि जो गैसोलीन का प्राइस है वो ऊपर है और क्रूड नीचे है। अब ये क्रूड नीचे क्यों है कि लास्ट ओपेक का जो मीटिंग हुआ था उसके अंदर वो लोग ने डिसाइड किया था कि वो लोग प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं, वो लोग ये प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या वो लोग वाकई में प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, कि उस प्रोडक्शन का क्या इम्प्लीकेशंस आते हैं, वो देखने का रहेगा। अगर ये क्रूड मार्केट है, गैसोलीन 2% ऊपर है और क्रूड नीचे है, तो इंडिया के अंदर मार्जिन्स को क्या हो रहा है ना, मार्जिन्स को क्या हो रहा है। अभी हमारा जो एक स्टॉक है रिलायंस, वो निफ्टी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, 10% का उसका वेटेज है। तो अगर आप देखेंगे कि रिलायंस का एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं पीपी के प्राइस कमती हो गए हैं, तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली रिलायंस की मार्जिन के ऊपर होता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर क्या फ्यूल के प्राइस कमती हुए हैं क्या, यू नो बेटर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइस कम हो रहे हैं। अभी गैस की बात करें, गैस ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर 137% अप है और 10% जो है मंथली बेसिस पे प्लस है। तो ये जो गैस का प्राइस बढ़ गया है या क्रूड का प्राइस अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 84% अप है। इसका बेनिफिट डेफिनेटली ओएनजीसी को मिलेगा, लेकिन ओएनजीसी जो है उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। कभी वक्त रहा तो हम ओएनजीसी पे बात करेंगे। अगर आप कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो कमोडिटी में आप आ जाते हैं यहाँ पे, तो कॉफ़ी का जो प्राइस है इस महीने के अंदर करीबन 30% के आसपास बढ़ गया है, 105% ईयरली बेसिस पे बढ़ गया है। फिर ओट्स का भाव बढ़ गया है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और सोया ऑयल अप बाय 130%। अब ये जो सोया ऑयल है प्लस के अंदर वहाँ पे जो मीट है प्लस में जो गैसोलीन है उसका प्राइस इतना बढ़ जाने की वजह से इन्फ्लेशन इतना हाई आ रहा है। अगर आप देखेंगे लोखंड के भाव, तो लोखंड के भाव क्या है, इस महीने के अंदर लोखंड का भाव ऑन एन एवरेज 9% से अप है। ओके, तो क्या हो रहा है, हम अगर एनालाइज करें कि हमारा जो मेटल इंडेक्स है, देखिए किस तरीके से निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। मेटल इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है 4% से। अगर आप देख रहे हैं कि निफ्टी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे फ्लैट है, अभी आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे निफ्टी अप है 50%, लेकिन मेटल इंडेक्स इज अप बाय 251%।
क्यों? क्योंकि मेटल के प्राइसेस बढ़े हुए, तो ये हाईली ओवर प्राइस मेटल इंडेक्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि भाई निफ्टी अगर ऊपर ऊपर है तो बीएसई का जो ऑयल एंड गैस इंडेक्स है, रिफाइनरी के जो ईटीएफ्स है वो क्या कर रहे हैं, ये सब माइनस के अंदर है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि कमोडिटी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, एक तरफ निफ्टी फ्लैट है, ऑयल एंड गैस के जो स्टॉक्स है, जो इंडेक्स है वो 4% नीचे है और मेटल 4% ऊपर है। तो मनी फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, ऑयल एंड गैस से निकल के मेटल के अंदर जा रहा है। अगर हम मेटल के स्टॉक्स की बात करें, अगर आप मेटल के स्टॉक्स देखते हैं तो क्या हो रहा है, जो टाटा स्टील है वो 14% ऊपर है, यही मेटल इंडेक्स को ऊपर लेके जा रहा है, एक हैवी वेट है। लेकिन सेल नीचे है। अब मैं स्टील, टाटा स्टील ऊपर इसके लिए कि इसको इंटरनेशनल एक्सपोजर है और सेल को उसके कंपेयर के अंदर मेरे हिसाब से कम है। सबसे जो खराब परफॉर्मिंग स्टॉक है वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी कमती चल रहा है, रेट कमती चल रहा है ना। अभी अगर आप नीचे आ जाते हैं, अभी आप कॉपर को देखिए, एल्यूमिनियम को देखिए, लीड को देखिए, निकल को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, निकल जो है वो सबको आउट परफॉर्म कर रहा है, टीन आउट परफॉर्म कर रहा है, टीन इज अप बाय 10%। एल्यूमिनियम जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, गोल्ड 2% ऊपर है तो सिल्वर करीबन 2.25% नीचे है। इसका इनके स्टॉक प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है अगर आप देखते हैं तो हिंडाल्को और नेल्को 12% ऊपर है इस महीने के अंदर। एनएमडीसी जैसे कि मैंने आपको बताया, टाटा स्टील इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग कॉमोडिटी स्टॉक, ये एक कॉमोडिटी स्टॉक है मेरा ऐसा मानना है। हिंदुस्तान जिंक -5%, विधांता फ्लैट है। विधांता के अंदर तो विधांता इज ए प्योर कॉमोडिटी स्टॉक है ना। तो ये था एक, अभी अगर आपको मैं बताऊं ऑयल एंड गैस मार्केट, सो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी देखिए, गैस मार्केटिंग देखिए, जितने भी गैस की कंपनीज इंडिया के अंदर है ये सब नेगेटिव में चल रही है। अब वो नेगेटिव में क्यों चल रही है, ये भी एक सवाल है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली गैस के प्राइसेस जो है वो बहुत बढ़ गए हैं, हमारे यहाँ इतने नहीं बढ़े हैं। कंपनीज को जो गैस बेचने की परमिशन है वो 3.62 के रेट से है और नेचुरल गैस का भाव इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हो गया है 4 रुपया 9 पैसा। तो इनकी जो मार्जिन है वो मार्जिन कम होंगी। मेरे ख्याल से अक्टूबर महीने के अंदर इसका ये आने वाला है, क्या कहते हैं, रिव्यू आने वाला है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एवरी 6 मंथ गैस सेलिंग प्राइस आता है, ये आएगा अक्टूबर की 1 तारीख को, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो सभी गैस की कंपनी है वो माइनस के अंदर चल रही है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की, सभी ऑयल मार्केटिंग माइनस के अंदर है। और माइनस में क्यों है? क्योंकि रिफाइनरी का जो प्रोडक्शन डेटा आ रहा है ये बहुत ही ख़राब आ रहा है। आई डोंट वांट टू गो इनटू इट क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये था कमोडिटी की बात की। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो स्टॉक मार्केट में होगा। आइए अभी बात करते हैं स्टॉक मार्केट पे। तो स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, सबसे पहले आप देखेंगे कि स्मॉल कैप जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब स्मॉल कैप जो है ये हाईली रिस्की एसेट है और रिस्की एसेट जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये है हमारा इंडिया का इंडेक्स। अगर इंडिया का इंडेक्स आप देखेंगे कि वो 16,000 के ऊपर 16,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और एकदम टाइट स्मॉल बैंड के अंदर काफ़ी टाइम से निफ्टी जो है एक स्मॉल बैंड के ऊपर चालू है। ऊपर में वो 16,000 को क्रॉस नहीं करता है और नीचे के अंदर 15,600 के नीचे नहीं जाता है। ये क्यों हो रहा है, काय को हो रहा है, इसके ऊपर हम लोग आगे थोड़ा बात करते हैं। पहले वर्ल्ड मार्केट को समझ लेते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है, चाइना के अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वहाँ की जो आईटी कंपनीज़ है उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन ला रही है, जिसके वजह से जितनी भी आईटी कंपनी यूएसए में लिस्टेड है उनके प्राइस कम हो रहे हैं। अब उनके प्राइस कम हो रहे हैं तो चाइना का इंडेक्स कम हो रहा है। निकाई को क्या हो रहा है, जापानीज इंडेक्स अगेन डाउन, उसमें एक वीकनेस, क्लियर वीकनेस, एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ से बना के देख सकते हैं,
एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड के अंदर है। अब निक्की के बाद में S&P 500, S&P 500 और नेस्डेक, ये दो ही एक ऐसे इंडेक्स है जो टॉप तोड़ रहे हैं। क्लियर ट्रेंड आप देख रहे हैं कि ये स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी हो क्या रहा है, हम लोग उनको अंडर परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इतने पावरफुल रिजल्ट्स नहीं आ रहे। लेट मी शो यू दिस। ये देखिए आप, आई होप यू कैन सी दिस चार्ट। करीबन मैं 200 कंपनीज को ट्रैक करता हूँ और ये 200 कंपनी का जो सेल्स है उसके अंदर एक बैंड आ गया है, एक बैंड आ गया है। इस क्वार्टर के अंदर जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर इतना पावर नहीं है कि इतनी हाई वैल्यूएशन मार्केट को वो और ऊपर लेके जा सके। अभी यूरोजोन में क्या हो रहा है, फुटसी में क्या हो रहा है, सब जगह के ऊपर ब्रेक लग गया है। खाली दो ही इंडेक्स ऐसे हैं जो ऊपर जा रहे हैं, वो है नेस्डेक और S&P 500। अगर हम वर्ल्ड मार्केट की बात करते हैं और सेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेवलप मार्केट प्लस में है और इमर्जिंग मार्केट माइनस में। अगर आप मेरा करेंसी वाला सेक्शन देखेंगे, करेंसी वाले सेक्शन के अंदर मैं यही बात कर रहा था। अगर आप देखेंगे कि इस महीने के अंदर जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है वर्ल्ड मार्केट के अंदर वो है यूएसए का टेक। स्मॉल कैप इज डाउन बाय 4%, फाइनेंशियल्स डाउन है। एनर्जी और रिफाइनरी के जो स्टॉक्स है उसके अंदर वर्ल्ड ओवर एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है जब से ओपेक ने एक एग्रीमेंट किया है कि वो प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने डिक्लेयर किया कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, रिफाइनरी स्टॉक्स के अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और माइनिंग और स्टील की जो कंपनीज है उनके रेट्स ऊपर है। अगर डेवलप मार्केट के अंदर अगर देखते हैं तो निक्की जो है वो सबसे खराब चल रहा है, 3% माइनस में है। अगर आप आ जाते हैं नीचे इमर्जिंग मार्केट, इसके अंदर हैंगसेंग इज जो है डाउन बाय 12%। ये जो चाइना गवर्नमेंट जो क्रैकडाउन कर रही है इसके वजह से ये हो रहा है। और हमारा जो निफ्टी है वो फ्लैटिश है इस महीने फ्लैटिश है। लेकिन आप इंडोनेशिया देखिए, साउथ अफ्रीका देखिए, ये 1% प्लस के अंदर है। बड़ी अचंभे की बात है कि ताइवान जो है करीबन 250% इस साल ऊपर है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे निफ्टी की कि निफ्टी में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो जैसे ही आप देखते हैं कि निफ्टी फ्लैट चल रहा है, लोग बोल रहे हैं निफ्टी फ्लैट चल रहा है, लेकिन निफ्टी क्यों फ्लैट चल रहा है? क्योंकि 3 हैवी वेट उसको डाउन पुल कर रहे हैं और 2 हैवी वेट उसको अप पुल कर रहे हैं। अगर निफ्टी को फ्लैट रखने में या पॉजिटिव रखने के अंदर किसी ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है वो है आईसीसीआई बैंक ने। ये आईसीसीआई बैंक जो है वो 7% अप है और जैसे कि आपको मालूम है उसका वेटेज जो है करीबन 7% के आसपास है। तो एक वो ऊपर खींच रहा है, एक इन्फी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, एक लार्सन एंड टोब्रो सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद में है रिलायंस। इस महीने करीबन रिलायंस 2.25% डाउन है। तो रिलायंस का चलना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हमारे को निफ्टी को 16,000 के ऊपर लेके जाना है। ये जो स्टॉक्स है इस महीने के अंदर, ये जो स्टॉक्स है जो हैवी वेट है, एचडीएफसी बैंक जिसका करीबन 10% के आसपास वेटेज है, 3.25% डाउन है। एचडीएफसी डाउन है, अभी इसका रिजल्ट आने का बाकी है। इनका रिजल्ट्स आ गए, कभी वक्त रहा तो रिजल्ट के ऊपर वीडियो बनाएंगे। हिंदुस्तान लीवर डाउन बाय 5%। एक आईटीसी भी एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे ख्याल से ऊपर है। बाकी जितने भी बैंक्स है आईसीसीआई बैंक को छोड़ के ये सब माइनस में चल रहे हैं। अगर आईसीसीआई बैंक सपोर्ट नहीं देता, आईसीसीआई बैंक सपोर्ट नहीं देता, इन्फोसिस सपोर्ट नहीं देता, तो मेरे को ऐसा लगता है कि निफ्टी 2-3% और डाउन होता। जो पॉजिटिव दिखा रहा है उसकी जगह पे वो नेगेटिव में होता। तो दोस्तों आगे क्या हो सकता है ये समझने के लिए हमको 3 चीज़ समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझना है कि भाई रिलायंस भाई क्या करने वाले हैं। एक हैवी वेट है और जो जिस हिसाब से रिलायंस का प्रोडक्शन कम हो रहा है, इफ़ आई हैव दैट चार्ट विथ मी आई विल शो यू। कहीं ना कहीं होना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक हो रहा हूँ। ये रिलायंस का प्रोडक्शन चार्ट है। रिलायंस का प्रोडक्शन बहुत कमती हो रहा है, इसके वजह से भी रिलायंस जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर क्या होगा निफ्टी में अगर हम बात करें तो निफ्टी जब तक ये रेंज नहीं तोड़ता है, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें
आप अगर निफ्टी का चार्ट देखें, अगर जब तक ये निफ्टी ये रेंज को नहीं तोड़ता है, क्या होगा निफ्टी में अगर हम बात करें तो जब तक निफ्टी ये रेंज को नहीं तोड़ता है, देखिए कितना टाइट रेंज में बहुत दिनों से, मेरे ख्याल से करीबन दो महीने से निफ्टी यही रेंज के अंदर चल रहा है। ऊपर में ये 16,000 को क्रॉस नहीं कर रहा है, नीचे में 15,600 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। अभी इसने 15,600 क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि आईसीसीआई बैंक अप है, इन्फोसिस अप है, लार्सन एंड टोब्रो अप है। तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर आप रिजल्ट्स को देखें तो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा? लेट मी शो यू। मेरे को रिलायंस का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा। अभी आप देखिए इतना हाईली वैल्यू स्टॉक है और ये उसका क्या कहते हैं रिजल्ट है, उसका सब माइनस के अंदर जा रहा है। तो जब इतना हाई वैल्यू स्टॉक्स में बाई कर रहा हूँ और अगर उनका रिजल्ट्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो मैं क्यों बाई करने वाला हूँ? मैं काहे को बाई करूँगा उसको? अगर आप रिलायंस का रिजल्ट देखें, ईपीएस कम आया है, सेल्स कम आया है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जो निफ्टी 16,000 नहीं तोड़ रहा है, उसका रीज़न क्या है? 16,000 जो निफ्टी नहीं तोड़ रहा है उसका रीज़न क्या है? क्योंकि S&P 500 जो है वो 2.5% ऊपर है और निफ्टी फ्लैट है। तो जो FFI है, FFI क्या कर रहे हैं वो भी एक सवाल है। FFI क्या कर रहे हैं वो भी एक सवाल है। कांस्टेंट बेसिस पे जो FFI है वो मार्केट के अंदर माल बेच रहे हैं। अगर आप ये चार्ट को देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो FFI है इनका कांस्टेंट बेसिस के ऊपर सेलिंग चालू है। अभी क्या हो रहा है? FFI माल बेच रही है और DII माल ले रही है। तो दोनों में से एक टांग जो है वो वीक हो गया है। अभी FFI क्यों माल बेच रही है? क्योंकि निफ्टी गिर गया, डॉलर बढ़ गया। तो जो निफ्टी का प्राइस है इन डॉलर वो 220 को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो 210 पे सपोर्ट ले रहा है। अगर ये 210 के नीचे जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलर निफ्टी, 210 के नीचे जाता है तो हमको और FFI का सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको दो चीज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अब दो चीज़ के ऊपर हम क्या नज़र रखेंगे? पहले तो मेरा सजेशन ये है कि मैं वीडियो के अपडेट्स डालते रहूँगा। आप इस पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो है इसका परफॉर्मेंस और ये है हमारा परफॉर्मेंस, ये है उनका परफॉर्मेंस और ये है हमारा परफॉर्मेंस। क्यों? हमारा परफॉर्मेंस जब तक वीक है तब तक FFI इंडियन मार्केट के अंदर माल बेचते रहेंगे, जिसके अंदर हमको ऐसा लगता है कि 16,000 क्रॉस कर पाना डिफ़िकल्ट है। देखो मेरे जितने भी एनालिसिस है और मेरा जितना भी व्यू है वो डाटा डिपेंडेंट है। कल कोई बहुत बड़ा FFI का बाइंग आ गया या कोई पॉलिसी शिफ्ट आ गया तो 16,000 तोड़ने को कोई बड़ी बात नहीं है। 16,000 तोड़ने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप देखिए इधर आ जाएंगे हम। आप ये देखेंगे कि हमारा निफ्टी एक बैंड के अंदर है, लेकिन आप S&P 500 को देखिए, वो तो टॉप तोड़ रहा है, नेस्डेक तो टॉप तोड़ रहा है ना। तो अभी हमको तीन चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है, तीन चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है। नज़र तीन चीज़ के ऊपर किस पे? अभी निफ्टी को कौन बचा सकता है? निफ्टी को कौन बचा सकता है? रिजल्ट किसका बाकी है? HDFC का रिजल्ट बाकी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट बाकी है। ये लोग के जो हालांकि आई विल एग्री कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई बड़ा योगदान नहीं है निफ्टी के वेटेज में, लेकिन वो सेंटीमेंट चेंज कर सकता है, उसकी कमेंट्री चेंज कर सकती है। मेजॉरिटी के अंदर जो बड़े 10 हैवी वेट है सबका रिजल्ट्स आ गए हैं, सबके रिजल्ट्स आ गए हैं और सबके रिजल्ट के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि ये निफ्टी को 16,000 के ऊपर लेके जावे। फर्स्ट थिंग तो भाई मेरे को ऐसा लगता है, आप अपना एनालिसिस कर लीजिए, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी रिजल्ट्स आया है उस रिजल्ट के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, ना EPS ग्रोथ हुआ है,
ना सेल्स का ग्रोथ हुआ है, तो निफ्टी ऊपर क्यों जाएंगे? काय को गोरे लोग निफ्टी को बाय करेंगे? दोस्तों मेरे को एकदम क्लियरली ये लग रहा है कि 16,000 को क्रॉस कर पाना विद द प्रेजेंट डाटा डिफ़िकल्ट लगता है, और 15,600 को तोड़ने के चांसेस बन रहे अगर इसी तरीके से हमारा एफएफआई का सेलिंग जारी रहा और हमारा अंडर परफॉर्मेंस जारी रहा, तो ये होने के चांसेस है। अभी हम अगर सेक्टर की बात करें, इस महीने के अंदर आप देखिए ऑटो के जो शेयर्स है, ऑटो का इंडेक्स जो है वो 4% नीचे है, पब्लिक सेक्टर बैंक 4% नीचे, ऑयल एंड गैस 4% नीचे। तो निफ्टी को सपोर्ट कौन दे रहा है अदर देन आईटी, अदर देन आईसीसीआई बैंक? निफ्टी को कोई सपोर्ट देने को राजी नहीं। अभी मेटल है, लेकिन मेटल का वेटेज निफ्टी के अंदर इतना नहीं है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सजेशन, अपना रिव्यू, अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ के जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।